हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में आपके सभी टीचिंग एग्जाम, चाहे वो केवीएस हो, सुपर टेट का हो, सी टेट का हो, एमपी टेट का हो, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आपने अब तक मुझसे जितने भी मैथ्स के डाउट्स पूछे, चाहे वो ईमेल करके हो या फिर आपने मुझे फेसबुक पेज पर आपने मुझे कमेंट करके क्वेश्चंस पूछे हैं, साथ ही आपने जब मैंने आपको मॉक टेस्ट करवाए थे मैथ्स के, मैं अब तक 2 मॉक टेस्ट करवाए हैं, उन सभी में आपके जितने भी डाउट्स थे आपको आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, तो इनके क्षेत्रफलों का योग कितना होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें गिवन क्या है, गिवन है कि 48 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई दी हुई है, साथ ही इसकी चौड़ाई इसकी 21 सेंटीमीटर दी हुई। अब बोला जा रहा है एक और हमारा वर्ग है जिसकी जो है इस वर्ग की भुजा हमने मान ली ए, तो क्या है कि हमारे वर्ग की भुजा जो ए है वो आयत की लंबाई यानी एल के 2/3 है, जिसमें से एल की वैल्यू हमें गिवन है। एल की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 48 दी हुई, इसका 2/3 करें। जब 2/3 करेंगे तो इसकी जो ए की वैल्यू यानी कि हमारा जो भुजा है वर्ग की आ जाएगी 32। अब बोला जा रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल, हम अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर। तो 32 स्क्वायर हम या तो गुणा करके निकालें या फिर ट्रिक से। ट्रिक क्या मैंने आपको बताई थी, आपको ट्रिक बताई थी कि पहले 2 का स्क्वायर यानी 0 4 हो जाएगा, फिर 3 2 और 1 2, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, एक छोड़ के लिख देते हैं 12 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर, इसको भी एक छोड़ के लिखा 9, सबको जोड़ा तो हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा, यानी 10 तो 24 जो हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, ये हमारे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमें निकालना है आयत का। नॉर्मली आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणे तो चौड़ाई यानी कि 48 × 21 करेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1008। अब बस इन दोनों को आपको ऐड करना है क्योंकि दोनों का योगफल पूछा था, तो 1008 में 1024 को आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल 2032। तो इस तरह से दोनों का जो क्षेत्रफल है दोनों का योग आ जाएगा 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका एक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने अगला क्वेश्चन पूछा था कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी, हमने एक बीकर ले लिया, इसके 3/7 भाग यानी 3/7 का मतलब है कि इसका जो 7 हिस्सा है यानी टोटल जो है 7, तो ये हमें मान लिया टोटल 7 है। 3/7, 7 के 3 भाग में पानी है यानी 4 भाग इसका खाली हुआ, 7 में 3 गया तो 4 भाग इसका है, ये हमारा है खाली जगह। अब बोला जा रहा है कि बीकर को ऊपर तक भरने के लिए यानी इधर तक भरा है, अब इसके बाकी तक यानी इसको 4 तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम देखें तो अनुपातिक में अगर हम देखिए हमारा अनुपात है, अनुपातिक वैल्यू, जबकि रियल वैल्यू है 16 लीटर, यानी कि अगर इसमें देखें तो हमें 4 लीटर की आवश्यकता है। क्वेश्चन में दिया गया ये 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, यानी कि ये 4 बराबर है 16 लीटर के। अनुपातिक वैल्यू हमारे रियल वैल्यू के बराबर है, तो अगर एक बराबर निकाले तो हो जाएगा 4 लीटर, यानी एक की वैल्यू बस हमारा नॉर्मली होता है अनुपातिक विधि सॉल्व करने में कि एक की वैल्यू 4। हमें निकालना क्या है कि बीकर की धारिता, यानी बीकर का टोटल आयतन कितना है जो कि दिया है 7, तो 1 बराबर 4 तो 7 बराबर 7 चौको 28 लीटर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 28 लीटर, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपने क्वेश्चन नंबर 3 आप पूछा था कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमारे ये दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी। देखिए, अगर मान लीजिए जो हमारे अनुपातिक वैल्यू दी, हमारी रियल वैल्यू तो नहीं दी, तो हम क्या करते हैं अनुपातिक वैल्यू, हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या अनुपातिक वैल्यू की हम रियल वैल्यू मान लेते हैं। यानी हमने मान लिया कि इसकी जो घनाभ की लंबाई गुणे चौड़ाई और ऊंचाई है ये 6 5 और 4 है। अब फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का, घनाभ का जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है, आपका संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 2LB + BH + HL होता है। ठीक है, अगर हमने यही माना है तो क्या होगा 6 × 5 + 5 × 4 + 4 × 6 हो जाएगा। सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा यहाँ 30, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 24, और टोटल हमने आगे सॉल्व किया
तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल, यहाँ 74 रह जाएगा, यानी कि 148 हमारा हो गया। ये अनुपातिक हमारा संपूर्ण प्रश्न, जबकि रियल संपूर्ण प्रश्न हमारा एग्जाम जो हमारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कितना है 5328, यानी कि अनुपातिक वाला बराबर हो जाएगा रियल के 5328 सेंटीमीटर। अब हम एक बराबर निकालें, हमने यहाँ से देंगे, इसमें हम भाग देंगे, भाग देने पर आ जाएगा हमारा 36 आएगा। अब देखिए, अगर एक बराबर 36 के हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था तो उसमें सेम वही वैल्यू थी, यानी लंबाई के अनुसार ही था। इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि हमारा क्षेत्रफल दिया, यानी संपूर्ण प्रश्न जो है ये एक यूनिट ना होगा, एक स्क्वायर में। जैसे यहाँ देखिए 2 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर में आ रहा नहीं, यानी अगर क्षेत्रफल आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर जब क्षेत्रफल की बात की जाए या कोई 2 यूनिट की बात की जाए, अगर आयतन होता तो हम यहाँ पे क्यूब मानते। तो अगर यहाँ पर एक 36 ना होकर हम इसको कहते हैं कि ये एक स्क्वायर इक्वल टू होता है 36। अगर एक स्क्वायर इक्वल 36 है, यानी कि 36 का मतलब है ये 6 का स्क्वायर, तो एक बराबर हो जाएगा 6 के। अगर एक बराबर है हमारे 6 के, अब हम सारी क्या निकालना था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना था। अब इसके अनुपातिक वैल्यू दी तब 6 बराबर, यानी कि जो हमारी लंबाई है, तो हमारी लंबाई 6 इक्वल टू हो जाएगी कितनी, 6 6 36 हो जाएगा। इसी तरह से हमारी चौड़ाई देखिए, चौड़ाई थी 5 अनुपातिक वैल्यू, तो 5 छक्का हो जाएगा 30। और हमारी चौड़ाई कितनी थी h, यानी कि ऊंचाई कितनी थी 4 5 गुणे हो जाएगा, 4 गुणे 6 हो जाएगा 24। तो इस तरह से क्या हमारा आंसर हो गया, लंबाई हमारी 36 आ गई, हमारी जो चौड़ाई थी 30 आ गई, और ऊंचाई हमारी हो गई 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था कि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी यह सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। यानी कि हम जैसे कि हम जो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम इसका गुणा कर दें और 5 का गुणा कर दे तो हमेशा ही 20 होगा। ठीक है, बच्चे हमेशा यही सोचेंगे अगर दोनों करेंगे तो इसका गुणनफल हमेशा बड़े होगा। लेकिन अगर जब हम दशमलव में देखते तो, लेकिन अगर यही दशमलव में हम कर देते तो हमारे कितना आ जाता, तब तो हमारे इसके लिए 0.2 आ जाती, यानी कि तो इससे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दो संख्या गुणा करके बड़ा ना होकर छोटा आ रहा है। तो अगर हम बच्चों को ये चीज़ क्लियर करनी है, टॉपिक क्लियर करना है, तो इसके लिए हम ग्रिड पेपर की मदद करते हैं। ग्रिड पेपर क्या होता है, एक तरह से जैसे आपने क्लास जब फर्स्ट सेकेंड में पढ़ते होंगे तो आपने मैथ्स की कॉपी देखी हुई, तो मैथ्स की कॉपी के जो पेज होते हैं इस टाइप से होते हैं, ये ग्रिड्स बने होते हैं। इसी तरह से ग्राफ पेपर भी होता है, तो ग्राफ ग्रिड आप एक जैसा मान सकते हैं। यहाँ पे जब हम डेसिमल दशमलव पढ़ाना होता है बच्चों को तो हम ग्रिड के माध्यम से पढ़ाते हैं। अब देखिए पढ़ाते कैसे हैं, मान लीजिए हमें सबसे पहले अगर उन्हें पढ़ाना है कि 4 गुणे 5 गुणे 20 होता है, तो हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए हम बच्चों को बताते हैं, आप अपने अपने कॉपी भी देखिए। अगर मान लीजिए आपकी ये वाली जो नीचे से लाइन जा रही है तो ये मान लीजिए इसमें टोटल 11 खाने हैं, और जो हमारे ऊर्ध्वाधर रूप से देखा जाए, वर्टिकली देखा जाए तो हमारे टोटल 12 खाने हैं। तो हमें अगर 4 और 5 का गुणा करना है तो हम क्या करें कि ऊपर से हमने 4 बिंदु ले लिए, ऊपर से 1 2 3 4 हमने ले लिया, इस लाइन तक आ गया। इस तरह से नीचे वाले के हमने ये 5 लिए, नीचे से गिन लिए 1 2 3 4 5 इधर से। अब क्या करो कि सभी बच्चे इन सभी को, जितने भी हमारे नंबर आ गए इन सभी को आप कलर कर लो। तो बच्चे क्या करेंगे, इन सभी को आप जो पूरा कलर कर लेंगे। कलर करने के बाद में क्या होगा, अब जब कलर कर लेंगे तो फिर क्या हमसे बोलेंगे, आप सभी जो हमारे जितने भी हमारी बॉक्स बन रहे हैं सभी को आप काउंट कर लो। जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और जितने हमारे टोटल आएंगे यही आपका मल्टीप्लाई होगा, तो 20 आ गया। अब ने इस तरह से ही समझा दिया। अब बच्चों को हमको सिखाना है कि जो हम लेकिन अगर हम दशमलव में डेसिमल में होते तो वही चीज़ छोटी हो जाती है। तो अब इस चीज़ को कैसे हम समझाएंगे। अब मान लीजिए हमें बच्चों को हम ये बोल दें कि अगर हम 4 में 0.5 का मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है। अब जैसे क्या करेंगे, इसके लिए हमने बोला कि ऊपर से आप 4 ले लो, 4 ले लिया। 0.5 का मतलब है आधा, तो आधे का नीचे से हमें केवल आधा लेना है। तो हमने क्या किया, आधे का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये वाला 1 था तो अब हमने सिर्फ इसका आधा लेना है, ठीक है। हमने यहाँ से सिर्फ आधा वाला लिया, यहाँ से 4 हो गया, लेकिन यहाँ से हमने सिर्फ ये आधा वाला हिस्सा ले लिया। तो अब इसमें कलर करें, यहाँ से पूरा ऐसा किया और ये कलर, तो यानी ये वाला जो हमारा हिस्सा है अभी सिर्फ ये वाला कलर करना है। अब इसको काउंट करो, तो जब बच्चे काउंट करेंगे ये आधा और ये आधा, जब सभी को ऐड करोगे तो आ जाएगा 2। वैसे आप देखें तो इसमें ये 2 ही तो आता है,
तो इससे हमने उनको बता दें कि हमेशा ये चीज़ नहीं होती है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने आपको इसे क्लियर कर दिया। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा इस तरह से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागे 90 किसके बराबर। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड होते क्या हैं। सार्वगुणज एक तरह से आपका एलसीएम होता है, लेकिन अगर यहाँ पे बोला जाए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो एलसीएम होता है हमारा सबसे छोटा ही होता है। देखिए सार्वगुणज एक तरह से क्या होता है, क्या जैसे एलसीएम हमने मान लीजिए एलसीएम हमारा आ रहा है 16, तो सार्वगुणज उसका 16 भी होगा। 16 का 2 गुना करते 32 भी होगा। 32 का अब 16 का 3 गुना 48, यानी ये सारे सार्वगुणज हैं। लेकिन वही एलसीएम क्या हो जाता है, जो सबसे छोटा सार्वगुणज होगा वो हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या ले लें कि 4, 6, 8। अब बोला जाए इसका सार्वगुणज निकालिए, तो इसका कोई निश्चित सार्वगुणज नहीं है। सार्वगुणज बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो इसका सार्वगुणज क्या हो जाएगा, पहला तो इसका 24 हो जाएगा, फिर इसके बाद इस तरह से 48 भी हो जाएगा। तो इस तरह से कई सारे सार्वगुणज हो सकते हैं, जिसमें जो सबसे छोटा होगा ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 4, 6, 8 का, और सार्वगुणज ये सारे ही हैं। तो सार्वगुणज आपने समझ लिया। सार्वगुणनखंड इसी तरह से आपके सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड को लेकर। सार्वगुणनखंड एक तरह से होता है आपका एचसीएफ होता है। तो सबसे बड़ा जो हो जाता है सार्वगुणनखंड वो हमारा हो जाता है एचसीएफ हो जाता है, और इस तरह से बाकी जो होते हैं वो हमारे सार्वगुणनखंडी होते हैं, अगर उसका डबल करते जाए इस तरह से। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 36, 54 और 60 का सार्वगुणज, यानी 36, 54 और 60 का सार्वगुणज। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि हमें सार्वगुणज में हमें क्या करें, जब भी निकालना हो तो हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना सभी को आता है कई तरह से, या तो आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं या फिर कॉमन लेने वाला जैसा हो गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, गुणनखंड हम यहाँ पे एलसीएम निकालें, 6 से करें, अगर अब से 2 से कर लेते हैं, 3 से किया, और फाइनली से किया हमने 5 से। आज पेन भी नहीं चल रहा सही से, पता नहीं क्यों, नया लग रहा है इस वजह से। तो सर अब इसका जब गुणा अब कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 3 36, और 36 यहाँ हो गया 108, और 108 गुणे 5 हो जाएगा 540, यानी 540 जो होगा हमारा निकल आएगा एलसीएम। और यही एलसीएम जो होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा हमारा सार्वगुणनखंड। अब इसमें क्या करना है, इसमें भाग देना है 90 का। आप तो सब लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ फाइनल इसका आंसर 6 आ जाएगा। तो इससे ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। आपके सारे ऑप्शन दिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है पूर्ण में। तो सबसे पहले ये तो हमें पता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999 होती है, ये कर लिया। अब हमें वो पूर्ण संख्या निकालनी। तो पूर्ण संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जब भाग विधि से जब गुणा, भाग विधि से आपने एचसीएफ निकालना सीखा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाग विधि से आपने जो पूर्ण वर्ग निकालना सीखा हो, कैसे निकालते हैं पूर्ण वर्ग, जैसे कि आपको याद होगा इस टाइप से निकालते हैं, इस टाइप से किया। अब इसमें एक जोड़े बना लेते हैं, पीछे से 2 के जोड़े हम बना लेते हैं। तो इससे से बस हमें वही भाग विधि करते जाना। देखिए कैसे आएगा, हम यहाँ पे अगर भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा सबसे पहले तो 8 से ही जाएगा, तो 9 से चला जाएगा इसमें। जब 9 से रखा और फिर नीचे भी 9 लिख लिया और इन दोनों को ऐड कर दिया तो 9 9, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। और जब यहाँ से किया तो जब यहाँ गुणा करेंगे 9 और 9, देखिए 9 9 को जोड़ भी देना, 9 9 का गुणा भी कर देना। कैसे, ये 9 बार जो गया था। अब इसे घटाएंगे तो यहाँ 8 जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। वापस फिर जो अब क्या करते हैं, जैसे कि भाग में नीचे रखते हैं, इस तरह से यहाँ पर भी नीचे रखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे जोड़े पे रखते हैं पूरा, तो 9 9 पूरा आ जाएगा। अब हम भाग दें कितनी बार, अब देखिए जो भी संख्या जो होगी, जो यहाँ पर रखेंगे वही संख्या यहाँ रहेगी, वही संख्या यहाँ पर आएगी। तो क्या रखें, हमने यहाँ पर 9 रखा, तो 9 यहाँ भी होगी, 9 यहाँ पे, यहाँ सबको ऐड कर देंगे, जो आएगा देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करके
अब जैसे ये 9 इस 9 का यहाँ मल्टीप्लाई कर, जैसे कि यहाँ जो 9 रखा तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ रखा, दोनों को जोड़ दिया। उसी से अब जैसे यहाँ रखा तो अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ रखा, उसे जोड़ के यहाँ रख देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 1701 आ जाएगा। अब क्या करना, वापस वही घटाना है, घटाने पर आएगा यहाँ पर 8, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ पर जाएगा 198। अब अगर हम आगे अगर जोड़ने भी चाहें तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा तो 1, लेकिन अब अगर आगे भाग भी देंगे तो यहाँ पे देखिए नहीं जाएगा, 198 है। अगर आप सोचे 1 में चला जाए तो, लेकिन 1 तो इसके आगे लगेगा ना, तो अब कोई भाग नहीं है, नहीं ये हमारा शेषफल बचेगा। तो अब हमारा प्रोसेस ये होता है कि जो भी हमने बड़ी संख्या निकाली उस बड़ी संख्या में इससे जो बचा हुआ शेषफल इसको घटा दें, घटाने पर हमारा जाएगा 9801 और यही हमारे तक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से कई क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या अगर पूछते तो उसमें 9 और 5 बार कर देते और फिर उसमें वही चीज़ है कि आपके इसी तरह से जो भाग विधि से जब पूर्ण वर्ग निकालते वैसे निकालते, जो शेषफल बचता घटा देते, बस आपको वही पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती है। तो इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेष फल जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, क्या करेंगे, अब हमें वो संख्या निकालनी, जैसे कि पिछले वाले में हमें वो पूर्ण वर्ग ही निकालना था, अब यहाँ पर वो संख्या निकालनी जो इसमें घटाई। अगर पिछले वाले में पूछा था कौन संख्या घटाई जाए तो हम कहते हैं कि जो हमारे 9,999 है उसमें हम 198 घटा दे तो आ जाएगा पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पर वही संख्या पूछ दी गई तो यहाँ पे फिर वही वाला प्रोसेस क्या करेंगे, 18,200 जो हमारी 65 संख्या दी हुई है इसको भाग विधि से हम पूर्ण वर्ग निकालेंगे। एक काम करती हूँ, पेन चेंज कर लेती हूँ। अब 18,265 को भाग विधि से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें कितनी बार भाग जाएगा आपका, पीछे से पहले 2 जोड़े बनाने, 1 तो यहाँ पे पहले 1 का तो एक बार ही जाएगा, 1 यहाँ रखा 1 यहाँ रखा, दोनों के क्या ऐड हो गया 2, फिर 1 यहाँ गुणा किया तो 1 यहाँ पे आ गया 0, बाकी 2 जोड़ों में 82 हो गया। अब इसके बाद किसका भाग दें, अब 3 बार चला जाएगा, 3 यहाँ, इसको भी ऐड कर देंगे हो जाएगा 26, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 69, वापस इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 आ जाएगा और यहाँ पे 65। अब ये वाला जोड़ा हम से नीचे रख लेंगे। देखिए इसलिए मैं बता दे रही हूँ थोड़ा सा अच्छे से, हो सकता है कई लोग अगर ये चीज़ भूल भी गई हो तो उनको वो चीज़ तैयार हो जाएगी। अब क्या करना है हमें, अब वापस से इसे घटाना है, मतलब फिर से एक बार भाग देना है। तो अब कितनी बार जाएगा, अब चला जाएगा हमारा 5 बार चला जाएगा। इनको जोड़ेंगे, यहाँ पे जब 5 बार आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 13,325 आ जाएगा। हम घटाएंगे तो हो जाएगा 40, यानी अगर 40 घटा दें तो हमारी ये जो संख्या है ना पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या दिया, ऑप्शन बी दिया हुआ 40। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 व 7 से भाज्य है लेकिन 4 से भाज्य नहीं है। अब देखिए 9 या 7 से भाज्य होने का मतलब है 63 से भाज्य, यानी 9 और 7 को गुणा करें तो 63 से भाज्य होनी चाहिए टोटली। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ कि 4 से भाज्य नहीं, देखिए अगर 63 की बात करो 63 से कोई भी संख्या होगी, देखिए पहली भाज्य संख्या तो 63 ही होगी, दूसरी 63 से 63 का अगर तुलना करें तो वो होगी। लेकिन सर देखिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन 4 वाली जो संख्या होगी वो 63 से कभी नहीं भाग जाएगी। नहीं, जो चीज़ 63 से भाग जाने वाली होगी वो 4 से भाज्य नहीं होगी। यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, आपको बस आप डाउट ना फंस जाए कि 4 से क्या इतना ज़्यादा सोचे, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आपको मेन फोकस करना है कि 63 से भाज्य होनी चाहिए। अब देखिए 63 से भाज्य हमें 3 अंकों की संख्याओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर 63 की बात करें तो पहला 63 गुणे अगर हम 1 कर दें तो ये तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी, लेकिन ये मतलब देखिए 2 संख्या अंक की संख्या है तो हमें 3 अंकों की पहली संख्या क्या होगी, अगर इसका दुगना करें, पहली संख्या पहले तो हम ढूंढ लेते हैं, 63 गुणा अगर 2 करें क्या आ रही है हमारी 3 अंकों की, आ रही 126, तो यानी पहली संख्या तो हमारी 126 हो गई। अब इसे से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम श्रेणी बनाएंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है ऐसी एक श्रेणी हम बना लें जिसमें अगर किसी भी 2 अंकों का अगर हम घटाएं, किसी 2 अंकों का अंतर निकालें तो वो सेम आए, यानी जैसे कि 2, 4, 6, आप किसी भी 2 संख्याओं घटाओ तो आपका क्या आएगा, हमेशा आपका
दो जो होगा हमेशा अंतर आएगा। तो इस तरह से 126 तुम्हारे पहले। अब अंतिम कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर 3 अंकों की संख्या की बात करें, जो 3 अंकों की संख्या होती है वो 100 से स्टार्ट होकर टोटल 9,999 तक चलती है। तो पहली संख्या तो हमने 126 यहाँ से 126 आयु की वो ढूंढ ली। अब हमें पीछे से लास्ट वाली संख्या निकालनी है जो 63 से भाज्य हो जाए और 3 अंकों की हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए वही मैं सेम प्रोसेस क्या करेंगे कि जो हमारा 999 है इसको 63 से भाग दे दें। 63 का भाग 999 में जब हम देंगे तो आपका क्या जाएगा, पहले तो एक बार ही जाएगा, घटा दे, घटाने पर यहाँ पर जाएगा 6 9, फिर उसके बाद ये चला जाएगा कितनी बार, अब कितनी बार ये जाएगा, अब ये चला जाएगा करीब 5 बार चला जाएगा। जब 5 का गुणा करेंगे आ जाएगा 315, घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 54। यानी अगर ये 54 देखिए, जब भी हमें निकालना हो कि वो संख्या से कट रही है या नहीं कट रही है, तो अगर 63 की बात करें तो ये 999 भाग चला जाता, लेकिन यहाँ बस 54 एक्स्ट्रा पड़ रहा। अगर 54 ना होता तो ये पूरी संख्या यहाँ से भाग चला गया होता, यानी इससे विभाजित हो गई होती, भाज्य हो गई होती। तो क्या करें, अगर 54 एक्स्ट्रा पड़ा तो 54 को इसमें घटाते, किसमें 999 में 54 को घटाया तो हमारा आ जाएगा टोटल कितना, हमारा आ जाएगा 945 हमारा आ जाएगा। तो बस यानी लास्ट संख्या जो होगी जो 3 से विभाज्य होगी, 3 अंकों की संख्या जो 63 से विभाज्य होगी वो हो जाएगी 945। तब श्रेणी बन गई, पहले 126 हुए, दूसरा अगर हमें निकालना है इस श्रेणी का पद तो हमें 63 का 2 गुना किया, तब 63 का 3 गुना कर दें। 63 का 3 गुना करेंगे तो 189 आ जाएगा, यहाँ पे 189। अब क्या करें, समांतर श्रेणी में क्या होता है कि पहला पद को डिनोट करते हैं ए से, क्योंकि पहला पद हमारा ए इक्वल टू हो गया 126। अब निकालते हैं हम अंतर यानी डिफरेंस, जैसे सार्वंतर बोलते हैं। तो सार्वंतर क्या होता है, डी से डिनोट करते हैं। डी इक्वल टू होता है कोई 2 अंक, पहली मिल गई दूसरा मिल गया, इन दोनों को घटाओ तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा हो जाता है सार्वंतर। तो सार्वंतर तो हमारा हो जाएगा बेसिकली कितना आ जाएगा, सार्वंतर बेसिकली हमारा सार्वंतर आ जाएगा 63 आ जाएगा, सार्वंतर 63। पहला पद हमारा 126। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अंतिम पद यानी कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला याद रखिएगा। अंतिम पद कौन सा है हमारा, हमने निकाला था 945 का, 945 रखा। पहला पद कौन सा 126 रखा, प्लस n हमारी वही संख्या है जितनी टोटल संख्या निकलेंगी 63 से विभाज्य होनी, तो n ही रहेगा। डी हमारा निकला 63, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 800। इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा करीब 819। 819 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 63। 63 का यहाँ भाग दिया तो हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 13 हो जाएगा। फाइनली जब n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी, एक यहाँ जाएगी 14। तो इस तरह से हमारे n की वैल्यू कितनी निकली कि n की वैल्यू आ जाएगी 14। तो हमारी कितनी संख्या निकालेंगे जो कि 63 से विभाज्य होंगे और 3 अंकों के होगी, 14 संख्या होंगी। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिससे 16 जारों जो कि एक ही साइज के हैं में पूर्णतः भरा जा सकता है। तो ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा। देखिए, मैंने बताया था आपको मेंस्ट्रुएशन क्लास सेकंड आप बिल्कुल देख लीजिए, नहीं तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहला हमारा काम होता है स्टेप क्वेश्चन में कि हमको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। यानी कि जैसे 240 लीटर और 128 मिलीलीटर लिया तो हम क्या करें, या तो लीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर मिलीलीटर में। लेकिन क्या करते हैं, अगर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से भाग देते तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स में आ जाएंगे, तो आपको जो सॉल्व करने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है या गलत भी हो सकता है। तो हम काम ये कर दें कि बड़े को छोटे में कर लिया, यानी लीटर को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट किया। 240 लीटर मिलीलीटर में कन्वर्ट करने मतलब 1000 से गुणा कराया। 1000 से अगर हमने गुणा कराया है तो हम करा और प्लस 128। अब दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारा फाइनली आ जाएगा 24,128 मिलीलीटर हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया, पूरा जितना भी टंकी में दूध था। अब बोला जा रहा है कि ये जो दूध है ये 16 जारों में एक ही साइज के जो है उसमें आ जाता है, यानी 16 जारों में भरा दूध जो होगा वो बराबर है कितना, जितना कि टंकी में भरा दूध है, यानी कि 24,128 मिलीलीटर के। अब यदि 16 जारों का भरा दूध इतने दूध के बराबर है, इतने मिलीलीटर के बराबर, तो एक जार में भरा दूध हम निकाल लें।
यानी 24 0 128 भाग दिया 16 से, और जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 15,008 मिलीलीटर दूध। यानी एक जार में हमारा 15,008 मिलीलीटर दूध आ जाता है। हमें पूछा कितना गया, हमें 22 जारों को पूछा गया, तो 22 जारों का निकाल दे। इसमें हमने गुणा करा दिया 22 का, और जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 3376 मिलीलीटर, इतना आ जाएगा। अब हमारा काम ये है कि अब देखिए जो हमारा आंसर है वो लीटर और मिलीलीटर दोनों जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब वापस हमने वही कन्वर्ट कर लिया तो हो जाएगा 330 लीटर और 176 मिलीलीटर के। तो इस तरह से हमारा क्या राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 10 कि 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी काफ़ी लोगों को। तो 4 और 2/3 समकोण का मतलब है, एक समकोण का मतलब कितना हुआ, एक समकोण का मतलब है कि हमारा 90 डिग्री। अब 4 समकोण का मतलब कितना है, 4 का गुणा करें 90 से तो इतना हो जाएगा 360 डिग्री। और बोला जा रहा है प्लस 2/3 समकोण, यानी समकोण 90 डिग्री का 2/3 करें तो हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर 360 से अब बोला जा रहा है कि 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, बस दोनों को टोटल कर दीजिए यानी कि हो जाएगा 420। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जितने में डाउट के क्वेश्चन से ये कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो आपके डाउट्स जितने भी थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अब जो भी आपके डाउट्स अभी बचे हों तो आप फिर से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल करके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट डाउट क्लास होगी थर्सडे को उसमें मैं क्लियर करा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरा भी सपोर्ट करते रहिए बराबर। थैंक यू सो मच।